नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। आरा से बड़ी खबर मिल रही है चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी हुई। चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में देखिए एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर में बलवंत कुमार सिंह घायल बताया जा रहा है। चंदन हत्याकांड में शामिल था बलवंत। अस्पताल में घुसा था शूटर बलवंत सिंह। शूटर्स में तीसरे नंबर पर यह बलवंत था। रवि रंजन भी हत्यारों में सबसे पीछे था। बेहिया के कटैया रोड में मुठभेड़ हुई और बलवंत कुमार सिंह और रवि रंजन कुमार सिंह को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान एक और अपराधी अभिषेक कुमार गिरफ्तार किया गया है। 2 पिस्टल, एक कट्टा और मैगजीन की बरामदगी हुई है इनके पास से। अपराधियों ने चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली है। 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी पटना के पारस अस्पताल में। इन्होंने घुसकर हत्या की थी। 5 अपराधी अस्पताल के अंदर घुसे थे और छठा अपराधी जो है वो अस्पताल के बाहर था, निगरानी रख रहा था। और ऐसे में 5 में से ये जो अपराधी है बलवंत और रवि रंजन, बताया जा रहा है कि ये तीसरे, ये देखिए ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आरा में मुठभेड़ की खबर, और जब 17 जुलाई को पारस अस्पताल में कमरा नंबर 209 में हत्या की गई थी चंदन मिश्रा की, तब की ये तस्वीर। और इसके बाद देखिए बंगाल से जब तौसीफ उर्फ बादशाह की गिरफ्तारी हुई थी उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इन तीनों तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कार्रवाई की रफ्तार कितनी तेज है। 17 जुलाई को हत्या हुई थी, उसके बाद लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसे में जितने भी इस मामले में संलिप्त अपराधी हैं उन सभी लोगों को पकड़ा जा रहा है। बलवंत बताया जा रहा है कि इन 5 अपराधियों में तीसरे नंबर पर खड़ा था और सबसे पीछे जो है वो रवि रंजन खड़ा था। इन दोनों की गिरफ्तारी, इन दोनों को एनकाउंटर में गोली लगी है। बताया जा रहा है कि पहले इन लोगों ने फायरिंग की पुलिस वालों पर, उसके बाद जवाबी कार्रवाई के तौर पर पुलिस ने भी फायरिंग की और फायरिंग के दौरान इनके हाथ और पैर में गोली लगी है। इसके बाद इन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। एक और अपराधी अभिषेक कुमार की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि 2 पिस्टल, एक कट्टा और एक मैगजीन इनके पास से बरामद किया गया है। अब देखिए इन सभी लोगों की संलिप्तता जो है बताई जा रही है चंदन मिश्रा हत्याकांड में। और देखिए जिसके हाथ में ये जो आप पिस्टल देख रहे हैं वो बलवंत कुमार सिंह है। इस तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, अब देखिए लगातार कार्रवाई की जा रही है चंदन मिश्रा हत्याकांड मामले में। अब बलवंत सिंह और रवि रंजन की गिरफ्तारी, इनका एनकाउंटर कर दिया, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, उसकी क्या भूमिका थी इस हत्याकांड में, एक बार बताइए। देखिए, अभी आधिकारिक तौर पे उसकी भूमिका के बारे में नहीं जानकारी दी गई है कि वो कौन था। हालांकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उसने पूछताछ में इस बात की जानकारी दी है कि ये जो मर्डर केस है इसमें इसका भी इन्वॉल्वमेंट रहा है। कई तरह के नाम उसके आ रहे हैं सामने और बताया जा रहा है कि जो नीचे अपराधी था ये अपराधी वही हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना प्रीमेच्योर्ड होगा। अभी पूछताछ चल रही है और इंट्रोगेशन के बाद ही सारी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में बलवंत जो तीसरे नंबर का अपराधी था, जो बक्सर का ही रहने वाला है, जहां का चंदन मिश्रा रहने वाला था, वो इस पूरे शूटर में जो 5 शूटर थे उसमें तीसरे नंबर पर था। रवि रंजन भी इस जो पारस हॉस्पिटल के अंदर शूटर घुसे थे उसमें 5वें नंबर पर बलवंत के अलावा रवि रंजन था। तो ये 2 अहम कामयाबी। और इस पूरे मामले में जैसा कि आपको पता है पटना एसएसपी ने कहा था कि 9 लोगों की संलिप्तता अब तक सामने आ गई है। कई और लोग पकड़े गए हैं जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। तो नंबर ऑफ अरेस्टिंग लगातार बढ़ेगी। एक अहम कामयाबी इस मामले में कि अभी तक केवल एक शूटर पकड़ा गया था, तौसीफपुर बादशाह, जो अभी पटना के बेउर जेल भेजा गया। आज पटना पुलिस उसे रिमांड पर लेंगी। जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि कल बादशाह से पटना पुलिस की टीम और बिहार एसटीएफ की टीम ने पूछताछ की थी। उसके बाद इस बात की जानकारी मिली थी कि जो बलवंत सिंह है और रवि रंजन है और जो एक और अपराधी है ये भोजपुर में छिपे हुए हैं। इसी जानकारी के आधार पर बिहार एसटीएफ की टीम भोजपुर पहुंची थी और भोजपुर पुलिस से उससे संपर्क किया। आज अहले सुबह 5 बजे से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था और 6:25 पर जब अपराधियों की घेराबंदी की गई तब उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की। जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से 7 राउंड फायरिंग अपराधियों की तरफ से की गई थी। उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की जिसमें बलवंत सिंह के हाथ और पैर में गोली लगी है, जबकि रवि रंजन के जांघ में गोली लगी है। तो एक बहुत और महत्वपूर्ण कामयाबी बिहार पुलिस के लिहाज से इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो, चूंकि बलवंत सबसे बड़ा नाम था इसमें। ये बात सही है कि शार्प शूटर तौसीफ था जो सबसे आगे लीड कर रहा था और सबसे पीछे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो निकला था। लेकिन बलवंत एक अहम कड़ी थी जिसकी गिरफ्तारी अब इस पूरे मामले का और भी राज खोलेगी कि इस हत्याकांड के तार कहां से जुड़े थे, क्या पुरलिया जेल से भी इसका संपर्क था। हालांकि जो इनिशियल स्टेज में आधिकारिक बयान सामने आया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि चंदन मिश्रा की जो हत्या हुई है
ये राइवलरी का नतीजा है, गैंगवार का परिणाम है। तो अब देखना होगा कि धीरे धीरे कैसे एक दूसरे से कड़ी जुड़ती है और आगे पुलिस को किस तरह की कामयाबी मिलती है। लेकिन निश्चित तौर पर बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने आज जो ये कार्रवाई की है, ये चंदन मिश्रा हत्याकांड में सबसे बड़ी उपलब्धि रही है अब तक की बिहार पुलिस की, जो एक साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनका इस मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट था। जी बिल्कुल संजय, देखिए रफ्तार जो है वो कार्रवाई की वो काफी तेज है, और जो हमारे सामने जो अपराधी दिखे थे वो 5 से 6 थे। 5 तो बिल्कुल कमरे के बाहर ही देखे गए थे और एक जो नीचे खड़ा हुआ था। ये तो हो गए 6 अपराधी, लेकिन इसके अलावा भी कई लोगों की इसमें संलिप्तता जाहिर तौर पर होगी, जो प्लानिंग कर रहे होंगे, कहीं दूर बैठे ऑपरेट कर रहे होंगे। अब जरूरी है उन बड़े मछलियों को पकड़ने की। संजय जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल पटना की जो एसआईटी की प्रमुख है एसपी सेंट्रल, उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी कि जिन्होंने लॉजिस्टिक सपोर्ट किया है, जिन्होंने इस पूरे मामले में फिनांस किया है और जिनका दूसरे तरीके से कॉपरेशन रहा है, उन सभी के बारे में पुलिस को जानकारी मिली और लगातार छापेमारी चल रही है। तो लगातार इस मामले में नंबर ऑफ अरेस्टिंग भी बढ़ेगी, इस बात से इंकार नहीं कर सकता है। पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ के कस्टडी में अभी कई अपराधी हैं जिनसे लगातार पूछताछ चल रही है। तो निश्चित तौर पर अभी और गिरफ्तारियां होंगी और एक बड़ा नेक्सस इसके पीछे काम था कब से, सबसे बड़े, लेकिन अभी भी अहम इस बात की चुनौती पुलिस के लिए है कि किसने इस हत्याकांड की पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी। वो मेन जो नाम है उसका नाम अभी लाना बाकी है पुलिस के लिए। पुलिस खुलकर अभी नहीं बोल रही है। ऑफ द रिकॉर्ड जरूर बताया गया है कि ये गैंगवार का नतीजा है, लेकिन गैंगवार का नतीजा में जो सबसे बड़ा नाम जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है वो नाम कौन सा है, आधिकारिक तौर पर इसका जब बयान सामने आएगा तब इस पूरे मामले का खुलासा हो सकेगा। इन जो आज पकड़े गए अपराधी हैं इनसे भी पूछताछ होगी। अभी फिलहाल ये इलाजरत है, देखना होगा अब इनको कब इनसे पूछताछ शुरू होती है। लेकिन एक जो अपराधी पकड़ा गया उसको पटना लाया जा रहा है बिहार एसटीएफ के ऑफिस में, जहां तौसीफ को भी लाया जाएगा, क्योंकि तौसीफ बेऊर जेल में बंद है। अभी से थोड़ी देर के बाद बिहार पुलिस की टीम उसको एसटीएफ कार्यालय में लेकर पहुंचेगी, जहां आज से 3 दिनों का 72 घंटे का रिमांड मिला है और इससे पूछताछ की जाएगी। देखना होगा क्या कुछ निकलकर सामने आता है। चैलेंज अभी भी है, लेकिन इस चैलेंज के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल कर ली है बिहार एसटीएफ और पटना पुलिस की टीम ने। संजय, अब क्या इसकी मजिस्ट्रियल जांच होगी या फिर जो पुलिस के द्वारा एक्शन लिए गए हैं उसको ही फाइनल माना जाएगा? देखिए जांच होगी, अब जांच की जो प्रक्रिया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन पुलिस को जब कोई चैलेंज करेगा तो आपको पता है पटना बिहार पुलिस ने जो एक शूटर यूनिट है उसको खोलने की बात कही है। ऑपरेशन लगड़ा लगातार चल रहा है, तो आप पुलिस को चुनौती देकर बच नहीं सकते हैं। ये मैसेज देने की कोशिश लगातार रही है बिहार पुलिस की। और आज का जो इनकाउंटर है ये उसी से जोड़ कर देखा जा रहा है कि अगर आप पुलिस को चैलेंज करेंगे तो बिहार पुलिस आपको बख्शेगी नहीं। बिहार पुलिस जो है वो लगातार काम करती है, इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते। और यही कारण है कि आज जैसे ही पुलिस को चैलेंज किया गया, बिहार पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने, और अपराधियों को सबक सिखाया। 2 अपराधियों को एक साथ गोली लगी है, कई राउंड गोलियां चली हैं पूरे इलाके में, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो भी बता रहे हैं। तो ऐसे में चैलेंज आप नहीं कर सकते हैं और निश्चित तौर पर ऐसे में बिहार पुलिस का इकबाल जो हो वो फिर से एस्टैब्लिश होगा, बिहार पुलिस का खौफ कायम होगा अपराधियों में, और निश्चित तौर पर इसके पॉजिटिव मैसेज आएंगे। कहीं ना कहीं क्राइम कंट्रोल में ये एक तुरुप का पत्ता साबित होगा, इस बात से भी आप इंकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। आरा से चंदन कुमार भी जुड़ रहे हैं। चंदन, अब देखिए बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई, इसको और बड़ी सफलता भी मानी जाएगी पुलिस की। अब ऐसे में ये बताइए कि जहां पर एनकाउंटर हुआ था वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है और परिवार वालों का क्या कहना है? क्या इसे वो फेक एनकाउंटर के तौर पर देख रहे हैं? कई तरह के जो सवाल थे वो पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये पहले सुबह का मामला है जब बिहार एसटीएफ की टीम और भोजपुर जिले की पुलिस अपराधियों कटिया इंग्लिशपुर बांध के समीप पहुंची तो अपराधियों ने अचानक आत्मसमर्पण करने के बजाय उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जो पुलिस कर्मी है एसटीएफ के और ये भोजपुर पुलिस के, उन लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद 2 अपराधियों को गोली लगी है, रवि रंजन कुमार और एक बलवंत कुमार सिंह, जो कि पारस हत्याकांड में शामिल है, जिसकी पुष्टि भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने भी की है। जहां की इस घटना के बाद एक तरह से कहे तो सुबह का चूंकि माहौल था, 6:25 हो रहे थे, उसी समय उस बांध और सड़क पर कई लोग टहल रहे थे। जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी तो लोग वहां पहुंचे, तब उन लोगों ने देखा कि यहाँ पर पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। लेकिन सबसे जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जिस तरह से पुलिस ने इस जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से जवाब दिया है, ये कहीं ना कहीं अपराधियों के लिए जरूर एक बड़ा सवाल है। और यहाँ यही वो सदर अस्पताल है जहाँ की पुलिस की देख रेख में, पुलिस अभिरक्षा में उनका इलाज चल रहा है। और इस घटना में एसटीएफ के 2-3 जवान
जा रही है। इस मुठभेड़ के दौरान एसटीएफ के 3 जवानों को चोट लगी है, उनका भी इलाज आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं जो 2 अपराधी है जिनको गोली लगी है उनका इलाज अभी सदर अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अगर सूत्रों की माने तो डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर करने की बात कही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि एसटीएफ और भोजपुर पुलिस की टीम उन लोगों को पटना लेकर कब जाती है। लेकिन इस मुठभेड़ की घटना के बाद एक तरह से कहे तो जो पुलिस का इकबाल खत्म होने की बात बताई जा रही थी अपराधियों के ऊपर से, कहीं न कहीं से उसको लेकर के पुलिस ने जवाब दिया है। और इस अपराधी थे जिनका एनकाउंटर हुआ वो घायल हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लेकिन ये जो तीसरा व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी हुई, अभिषेक बताया जा रहा है इसका नाम, उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में क्या इनपुट मिली पुलिस को? जो बिल्कुल देखिए, जो तीसरा अपराधी है अभिषेक, उसके बारे में भी पुलिस को इनपुट मिली थी। तीसरा जो अपराधी है उसको तो गोली नहीं लगी, अभिषेक कुमार को 2 बक्सर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं और एक भोजपुर जिले का जो है उसमें शामिल है। 3 लोगों में 2 बक्सर के और एक भोजपुर जिले के शामिल। अभिषेक कुमार जो है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। 3 लोगों की संलिप्तता सीधे तौर पर चंदन मिश्रा हत्याकांड में बताई जा रही है और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इसमें से जो एक बलवंत कुमार सिंह है वो सीसीटीवी में भी दिख रहा है और उसकी संलिप्तता चंदन मिश्रा हत्याकांड में पूरी तरह से है। वहीं इन तीनों लोगों की संलिप्त होने की बात पुलिस बता रही है। जो फिलहाल स्थिति है उसको अभिषेक को कहीं पुलिस अभिरक्षा में उसको न्यायिक हिरासत में रखा गया है। वहीं जो 2 अपराधी है उनका इलाज आरा के सदर अस्पताल में पुलिस की देखरेख में चल रहा है जी। और वहां पर कितनी की संख्या में लगभग पुलिस बलों को तैनात किया गया है चंदन? देखिए, अगर सदर अस्पताल की बात करें तो सदर अस्पताल को पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई थानों की पुलिस वहां मौजूद है, जो पुलिस के वरीय अधिकारी है वो मौजूद है। हालांकि यहां इंतजार किया जा रहा है जो शाहाबाद के पुलिस उप महानिरीक्षक है उनका। हालांकि आधिकारिक जो वरीय अधिकारी है वो यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उन्हीं का इंतजार सब लोग कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से पुलिस छावनी में आरा सदर अस्पताल को तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं जो अपराधी है जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है उनका पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है, वहां किसी को जाने की इजाजत नहीं है जी। बिल्कुल, ये बहुत सेंसिटिव एरिया हो गया यहाँ पर चंदन, क्योंकि ये गैंग वॉर से जुड़ा हुआ ये मामला है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधानी यहाँ पर पुलिस को भी बरतनी होगी। चंदन, क्या अब तक आवाज पहुंच पा रही है? अपराधी उनको पहले जी बिल्कुल बिल्कुल बताएं जी। मैं यही कह रहा था कि जहां घटना घटी थी और जो 2 अपराधी घायल हुए थे उनको इलाज के लिए पहले विधिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया पुलिस कर्मियों के द्वारा, जहां की डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए, क्योंकि एक के हाथ में गोली लगी है, वही जो दूसरा अपराधी है उसके पैर में गोली लगी है, तो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहाँ पे पिया से उनको डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए आरा के सदर अस्पताल में रेफर कर दिया और यहीं पर जो पुलिस अभिरक्षा में है उन दोनों अपराधियों का इलाज चल रहा है। और इस घटना के बाद एक तरह से कहे तो पुलिस का जो इकबाल खत्म होने की बात कही जा रही थी, ये कहा जा रहा था कि अपराधियों के बीच से पुलिस का भय समाप्त हो गया, उसको कहीं न कहीं बैकअप देने का प्रयास पुलिस ने किया है और 2 अपराधियों को यहाँ गोली लगी है जी। ठीक है संजय और चंदन, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और हम लोग बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर पुलिस जो है लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़े हुए जितने लोग हैं उन लोगों की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, लगातार छापेमारी कर रही है और अभी एनकाउंटर में 2 लोग घायल हुए हैं और एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। तो लोग कहा कि इनकाउंटर हुआ है तो प्रशासन का गाड़ी, हम यहाँ कोई अभी आया है, यहाँ कोई नहीं है, प्रशासन की गाड़ी देखे कि बिहिया की तरफ जा रही है तो हम पीछे से आए यहाँ घटना स्थल पर, तो खून ब्लड दिखाई दे रहा है और कुछ यहाँ है नहीं, बॉडी उडी नहीं है यहाँ बॉडी वॉडी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कहीं, यहाँ सिर्फ ब्लड दिखाई दे रहा है। कब जानकारी मिली आपको? जानकारी मिली सुबह हमको 7:30 बजे। और बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में आज कई राजकीय विधेयक पेश किए जाएंगे, लेकिन विपक्ष के तेवर काफी तल्ख देखे जा रहे हैं। ऐसे में दोनों सदन में जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। बिहार में जारी मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष जो है सड़क से सदन तक हंगामा कर रहा है और इसके खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। तो विपक्ष आवाज उठा सकता है एसआईआर को लेकर। एसआईआर को रोकने की पूरी कोशिश जो है विपक्ष की तरफ से की जा सकती है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या कुछ मुद्दे जो है वो उठाए जाते हैं सदन में। तो देखिए, इसको लेकर के विपक्ष जो है, विपक्ष के तेवर काफी तल्ख देखे जा रहे हैं। विपक्ष के लोग जितना है बिहार में विनाश किया, देश को विनाश किया, देश को बर्बाद किया, बिहार को बर्बाद किया, अब विधानसभा में बर्बाद करने का काम करे।
5 दिन का सत्र चलता है। अपनी बात रखना चाहिए, तर्कपूर्ण बात करना चाहिए। सरकार हर मामले पर तैयार है, उनकी बात को जवाब देने को तैयार है। विपक्ष तो कोई काम किया नहीं, उसका तो जात पात दंगा फसाद करके और शासन करना है। वोटबंदी एक साजिश है जो बिहार से 3 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके अपनी रोजी रोजगार के लिए, चाहे हरियाणा हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, हैदराबाद हो, अपने बच्चों को परवरिश करने के लिए वहां गए हुए हैं। उनका क्या होगा साहब? आज क्या कार्यक्रम आप लोग का, क्या करेंगे, कैसे विरोध करेंगे? पूरी तरह से हम लोग विरोध करना चाहते हैं और सदन के अंदर कार्यस्थगन प्रस्ताव लाके हम लोग अपील करना चाहते हैं कि इस पर बहस हो। साहब लालू जी, राबड़ी जी के 15 साल का जो काला कारनामा था, काला अध्याय था, काले करतूत थे, उन चीजों को काला कपड़ा के माध्यम से बिहार की जनता को याद कराना चाह रहे हैं। बिहार के वैसे लोग जो अपराधियों को संरक्षण देते थे। देखिए, काले कपड़े में विपक्ष के नेता आज पहुंचेंगे सत्र के दौरान। एसआईआर के विरोध में जबरदस्त हंगामा देखने को मिल सकता है विपक्ष का। सदन के बाहर विपक्ष का हंगामा देखिए, तस्वीरों में देख सकते हैं, ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। काले कपड़े में विपक्ष के नेता दिखाई दे रहे हैं। एसआईआर के विरोध में इनका हंगामा है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज विपक्ष हंगामा करने वाला है और काले कपड़े में विरोध कर रहा है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए हम सीधी तस्वीर बिहार विधानसभा की दिखा रहे हैं। जो मुख्य द्वार है बिहार विधानसभा की, उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो आरजेडी के जो विधायक हैं, जो विपक्ष के जो विधायक हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और काले कपड़े में आए हैं। 2 बड़ा मुद्दा है, एक एसआईआर का मुद्दा और दूसरा बिहार में अपराध का मुद्दा। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के सरकार से बहस की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक के लिए सरकार बहस नहीं कराती है, तब तक के लिए इनका प्रदर्शन जो है, आंदोलन जारी रहेगा और सदन नहीं चलने देंगे। ये साफ तौर पर जो विपक्ष के जो विधायक हैं वो यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर गोलबंदी किस तरीके से सरकार के खिलाफ यहाँ पर की जा रही है। और 2 मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों को लेकर के कल भी विपक्ष का प्रदर्शन हुआ सदन के अंदर और आज भी इस वक्त जो विपक्ष का प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन तमाम जो विधायक हैं वो इस वक्त काले कपड़े में हैं। और जाहिर सी बात है कि देखिए, ये जो विधानसभा का सत्र है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आखिरी सत्र है विधानसभा चुनाव के पहले का। ये आखिरी सत्र है और उस सत्र में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी लोग अपनी अपनी बातों को कह रहे हैं, ताकि जनता के बीच में जाना है और जनता जवाब लेगी। और इन्हीं जवाबों को देने के लिए सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, मुस्तैदी से अपनी अपनी बातों को सदन के अंदर रखता हुआ ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से जो मेन गेट है बिहार विधानसभा का, उस मेन गेट पर आरजेडी के जो विधायक हैं, माले के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं। इन लोगों की मांग है कि सरकार इन मुद्दों पर बहस कराए, सदन के अंदर चर्चा हो और इसी को लेकर के यहाँ पर ये आंदोलन और इस तरीके से जो सरकार की जो घेराबंदी है। किसी ने कोई आधिकारिक बयान दिया है इनके धरना प्रदर्शन को लेकर? देखिए, कई नेताओं से बातचीत हुई, सत्ता पक्ष के नेताओं से भी बातचीत हुई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो बातें सदन में आएंगी, नियमतः जो बातें आती हैं, उन बातों का हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, उन बातों का हम जवाब देंगे। लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष के विधायक हैं वो विधायक अपनी जिद पर अड़े हैं कि कहीं न कहीं वोटर पुनरीक्षण का जो काम चल रहा है, उस काम को लेकर के यहाँ सरकार बहस कराए। और इन्हीं बातों को लेकर के देखिए, जैसे जैसे जो विधायक आ रहे हैं वो काले कपड़े में ही नजर आ रहे हैं। और खासतौर पर आज का दिन ये तय किया गया था विरोध के लिए कि आज विधानसभा का मानसून सत्र के दूसरे दिन यदि सारे विधायक आएंगे तो विपक्ष के तरीके से काले कपड़े में ही आएंगे। कुछ एक विधायक देखिए आ भी रहे हैं, उन लोगों से भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। आप लोग आज काले कपड़े में आए हैं, मांग क्या है आपकी? एसआईआर को वापस ले, ये वोटबंदी के बहाने बिहार के वाजिब वोटरों को जो छाटा जा रहा है, इस पर रोक लगे और निष्पक्ष तरीके से 2025 का हम सब लोग चुनाव चाहते हैं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि सदन में हम बात करने के लिए तैयार हैं, आरजेडी के लोग नियम से आए, हम बात करेंगे। नहीं, सरकार यदि हमारी बात करने के लिए तैयार, हमारे लीडर कल मिले थे, उन्होंने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि हम इस पे हम लोगों ने कार्य स्थगन दिया है, उसको सभी कार्यों को रोक करके इस पे बात करें। तो बिल्कुल देखिए,
विपक्ष का कहना है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हमने दिया है और इस पर बात करनी होगी। विपक्ष के लोग काले कपड़े में आए हैं और मांग कर रहे हैं कि एसआईआर पर, अपराध पर बहस हो सदन के अंदर। निश्चित रूप से वो नोटिस दें, सरकार जो नियम संगत होगी उस पर बहस कराने के लिए तैयार है। रही काला कपड़ा के संबंध में, तो आने वाले दिनों में बिहार की जनता कालिक पोत देगी, उसी का पहले से रिहर्सल कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे बैठे हुए हैं सारे विधायक एक साथ विपक्ष के काले कुर्ते में, कह रहे सदन भी नहीं चलने देंगे। आप नहीं चलने देंगे तो यही उनका मंशा है। ये सदन वाद विवाद संवाद का जगह है। कार्य संचालन नियमावली के माध्यम से वो लावे प्रस्ताव और सरकार उस पर विचार करेगी। तो बिल्कुल देखिए, सत्ता पक्ष का साफ कहना है कि यदि प्रस्ताव आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी, लेकिन दूसरी ओर जो विपक्ष के विधायक हैं वो इस जिद पर अड़े हैं कि सरकार जो है वो बात करे। सरकार जब तक के लिए चर्चा नहीं करती है तब तक के लिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। और देखिए, मेन गेट पर, विधानसभा के मेन गेट पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग काले कपड़े में आ जाए हैं, विरोध करने आए हैं। अब पहनना कपड़ा पहनने की आजादी है इस देश के अंदर में। हो सकता है कि नीतीश जी और मोदी जी कल से ये कह दे कि काला कपड़ा पहन के आप नहीं आ सकते। अब तो यही देखना है। विरोध किन मुद्दों का विरोध हो रहा है? जो इलेक्शन कमीशन का हम लोग विरोध कर रहे हैं, और इलेक्शन कमीशन को जितना फेयर होना चाहिए था उस फेयर काम नहीं कर रही है, और इलेक्शन एजेंट के रूप में काम कर रही है बीजेपी का इशारे पे काम हो रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि फर्जी वोटर है, तो भाई मेरे 1.5 साल पहले लोकसभा का चुनाव हुआ इसी वोटर लिस्ट पे, तो वो भी फर्जी है। तो बिल्कुल देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने जीत पर इस बात बिल्कुल शैलेंद्र, तो लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। मधुबनी से एक बड़ी खबर मिल रही है। नाबालिग लड़की से गैंगरेप का एक मामला है। देखिए, लड़की का अपहरण किया गया, उसके बाद गैंगरेप। 4 लोगों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फुलपरास थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक लड़की का पहले अपहरण किया जाता है और उसके बाद गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। 4 लोगों पर गैंग रेप का यहां पर आरोप लग रहा है और 2 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया इस मामले में। फुलपरास थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। और खबरें लगातार जारी है, आप देख